अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिफ्यूजन को कि डिफ्यूजन क्या होती है, ऑस्मोसिस क्या होता है, इफ्यूजन क्या होती है, और देन हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम डिफ्यूजन को देख लेते हैं कि डिफ्यूजन क्या होती है। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने माइंड में एक इस तरह का सिनेरियो बनाएं कि जिसमें आप कह लो कि आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, और उस बॉक्स की एक साइड के ऊपर जो है वो कोई भी आपके पास सब्सटेंस है वो ज़्यादा मिकदार में पड़ा हुआ है, ठीक है, और दूसरी साइड जो है वहाँ पे उसकी कम मिकदार है। तो अब जहाँ पे उसकी सब्सटेंस की ज़्यादा मिकदार है तो वहाँ से कुछ सब्सटेंस जो है वो उस जगह की तरफ आएगा जिसकी तरफ जो है वो अमाउंट जो है वो सब्सटेंस की कम है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह का फिनोमिना जो है वो डिफ्यूजन के अंदर होता है कि डिफ्यूजन के अंदर जो भी हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स में हमारे पास क्या आता है, एटम्स आ सकते हैं, आयंस आ सकते हैं और मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन के एरिया से लोअर कंसंट्रेशन के एरिया की तरफ जो है वो मूव आउट करते हैं। तो ये जो है वो हमारे पास डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन जो है ये हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग ही होगा, मतलब ये हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन जो है ये कभी भी लोअर कंसंट्रेशन से जो है वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ नहीं होती। और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो उस वक्त तक कायम रहता है जब तक आपके पास कोई भी सब्सटेंस है जिसको डिफ्यूज़ करवा रहे हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता दोनों साइडों पे, ठीक है। मैं कि मतलब उसके वो जो सब्सटेंस है जिसको आप डिफ्यूज़ करवा रहे हैं उसकी दोनों साइडों के ऊपर जब तक अमाउंट इक्वल नहीं हो जाती तब तक जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो इस्टेब्लिश रहता है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि डिफ्यूजन जो है क्या वो मैटर की तीनों फॉर्म्स के अंदर होती है? तो नहीं, डिफ्यूजन जो है वो जस्ट गैसेस और लिक्विड्स के अंदर ही होती है। ये सॉलिड्स के अंदर जो है वो डिफ्यूजन नहीं होती। और डिफ्यूजन जो है ये एक्चुअल में एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। और ये हमेशा जो है ये कंसंट्रेशन के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ से जो है वो कुछ मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ कर जाएंगे फ्रॉम टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये हमेशा जो है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है और इसके लिए कभी भी आपको एक्सटर्नल एनर्जी की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। तो आप कह सकते हैं कि डिफ्यूजन जो है वो एक पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। इसके लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। और वो वाले तमाम प्रोसेस जिसके लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी की जो है वो ज़रूरत होती है उन प्रोसेसेस जो है उनको हम एक्टिव प्रोसेस जो है वो बोलते हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि डिफ्यूजन को लेके ना कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। जिस तरह जो है वो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मूवमेंट ऑफ विंड जो है ये डिफ्यूजन है। इसी तरह जो है वो ब्रीथिंग का प्रोसेस जो होता है जिसमें इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन होती है वो भी डिफ्यूजन है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। ये जो विंड की मूवमेंट है और ब्रीथिंग है ये ड्यू टू द ये एक्चुअल में पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से हो रही होती है, ठीक है। और लेकिन जो हमारे पास डिफ्यूजन है ये हमेशा जो है वो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है कि इसके लिए कंसंट्रेशन जो है उसका डिफरेंस होना ज़रूरी है। लेकिन जो मूवमेंट ऑफ विंड है और ब्रीथिंग है इसके लिए पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होना ज़रूरी है। तो जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ विंड है और जो ब्रीथिंग है ये डिफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट जो है वो हम डिफ्यूजन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में कि जो अपवर्ड मूवमेंट होती है हीलियम बलून्स की वो भी डिफ्यूजन की वजह से होती है, ठीक है। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन होती है फ्रॉम सोडा ड्रिंक्स, तो ये भी जो है वो डिफ्यूजन की वजह से ही होती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सोडा वाटर के अंदर जो है वो ज़्यादा होती है और आपके बाहर के एटमॉस्फेयर में कम होती है। तो ये एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन से एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है, तो इस वजह से हम इसको भी डिफ्यूजन बोलते हैं। इसी तरह जो शुगर होती है हॉट कप ऑफ टी में वो भी जो है वो डिफ्यूजन की एग्जांपल है कि शुगर की कंसंट्रेशन जो है वो बाहर ज़्यादा है लेकिन चाय के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं है। तो जब आप चाय के अंदर चीनी मिक्स करते हैं तो ये भी एक डिफ्यूजन की ही एग्जांपल है। इसी तरह जो है वो स्मेल ऑफ परफ्यूम वो भी जो है वो डिफ्यूजन की एग्जांपल है। तो ये कुछ हमारी एवरीडे लाइफ से जो है वो डिफ्यूजन की एग्जांपल्स थी। तो ये जो है वो आपके जो है वो सिलेबस के लिहाज से डिफ्यूजन का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था।
नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस जो है ये एक्चुअल में मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, फ्रॉम द एरिया ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन टू द मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है, कि इस तरह का सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन एक्चुअल में क्या होते हैं जहाँ पे वाटर कंसनट्रेशन जो है ये सॉल्वेंट कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो डाइल्यूट सोल्यूशन से जो वाटर है ये सॉल्वेंट है वो मूव करता है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ, तो इसको जो है वो हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस जो है ये एक्चुअल में डिफ्यूजन की ही एक जो है वो टाइप है, ठीक है। और जब ये डिफ्यूजन की टाइप है तो ये भी एक पैसिव प्रोसेस होगा, तो इसके लिए भी जो है वो एक्सटर्नल एनर्जी की जो है वो ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इसके लिए जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है होना ज़रूरी है। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है ये जस्ट वाटर के मॉलिक्यूल्स को जो है वो पास आउट होने देती है। तो जैसे हमने डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की बात की, तो इसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन की दो टाइप्स होती हैं। एक होता है डाइल्यूट सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट कंसनट्रेशन जो है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसी तरह एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है जिसके अंदर सोल्यूट कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट। तो ये हमारे पास जो है वो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होते हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो जैसे ये शेप जो है वो बनी हुई है, तो इसमें जो राइट साइड वाला बीकर है उसके अंदर अगर आप देखें तो जो राइट साइड के बीकर की जो राइट साइड है वहाँ पे वाटर कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, और जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे वाटर कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, और दरमियान में जो रेड कलर से शो करवाया गया है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो फिर ज़्यादा पानी वाली जगह से कम पानी वाली जगह की तरफ जो है वो मूव करते हैं, और जब तक इन दोनों साइडों पे जो है वो वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल नहीं हो जाती तब तक जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कायम रहता है और वाटर की मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो होती रहती है। लेकिन जैसे ही दोनों साइडों पे वाटर मॉलिक्यूल इक्वल होते हैं तो फिर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो उसकी मूवमेंट होना बंद हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास जो है वो डिफ्यूजन ऑस्मोसिस जो है वो हो रही होती है, तो वो तब तक होती है जब तक आपके पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो कायम रहता है, और जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ख़त्म हो जाता है तो तब ऑस्मोसिस जो है वो रुक जाती है। तो अब इसी तरह हम ऑस्मोसिस की कुछ एवरीडे एग्जांपल ले लेते हैं कि जिस तरह जो है वो मछलियों के अंदर वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है थ्रू देयर स्किन एंड गिल्स, तो ये भी ऑस्मोसिस की एग्जांपल है। इसी तरह प्लांट्स जो है ये हेयर रूट्स के ज़रिए जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये भी ऑस्मोसिस की एग्जांपल है। और इसी तरह डाइजेस्टेड फूड जो है स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब होती है, तो ये भी जो है वो ऑस्मोसिस की ही एग्जांपल है। तो ये ऑस्मोसिस हो गया, और इसके बाद है इफ्यूजन। इफ्यूजन जो होती है ये आप कह लो कि ये गैस मॉलिक्यूल्स की जो है वो मूवमेंट होती है फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर थ्रू अ टिनी होल। जिस तरह यहाँ पे ये आपको सिलेंडर से दिखाए गए हैं, तो अगर आप देखें इसमें जो लेफ़्ट साइड का सिलेंडर है उसमें जो ऊपर वाली साइड है वहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है और नीचे वाली साइड पे कम है। लेकिन जो राइट साइड वाला सिलेंडर है उसमें जो है वो ऊपर भी मतलब थोड़ी कम मिकदार हो गई, लेकिन नीचे जो है वो मिकदार आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रही है। तो वो जो उसका टिनी होल था वहाँ से वहाँ से जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स की जो है वो मूवमेंट हो रही है। तो इफ्यूजन को जो है वो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर थ्रू अ टिनी होल, ठीक है। तो ये जो जितनी भी स्प्रेडिंग हो रही होती है गैस मॉलिक्यूल्स की, ये कोलिजन की वजह से नहीं होती एक्चुअल में ये उनकी गैस मॉलिक्यूल्स की जो है वो इटसेल्फ जो उनकी मूवमेंट की टेंडेंसी है उनकी वजह से हो रही होती है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो हमेशा इधर उधर मूव करते ही रहते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो है वो फिर टिनी होल से गुजर के जो है वो दूसरी साइड पे सिलेंडर के जो है वो जा रहे हैं। तो जब भी कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो मतलब हरकत करता हुआ जो उस टिनी हॉल के सामने आता है, तो वहाँ से फिर जो है वो वेसल के दूसरे पोर्शन के अंदर जो है वो चला जाता है। तो इसके लिए जो है वो रेट ऑफ इफ्यूजन बताने के लिए जो है वो फिर हमारे पास एक लॉ है जिसको ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन जो है वो बोला जाता है, ठीक है। तो उसको भी जो है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। और ये जो इफ्यूजन होती है इसके लिए जो है प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और प्रेशर ग्रेडियंट जो है यही रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के लिए।
नेक्स्ट हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन देख लेते हैं। तो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के मुताबिक ये है कि जो भी आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ इफ्यूजन होगा किसी भी गैस का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। ठीक है, कि जो भी उस गैस की डेंसिटी होगी उसके स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये जो है वो इसकी स्टेटमेंट थी। और इसको ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है ये एक्चुअल में एक साइंटिस्ट के नाम से था जिसको थॉमस ग्राहम है। ठीक है, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे ये, और जिनका इरा जो है वो 1805 से 1869 तक है। ठीक है, उन्होंने ये वाला लॉ प्रपोज किया। और अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर देखें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन इन्वर्सली इज प्रोपोर्शनल टू 1/√d होता है। ठीक है, d डेंसिटी, और इसके लिए जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर का होना जो है वो ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी को जो है वो ख़त्म करते हैं और इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं इसी इक्वेशन को, तो ये आपके पास बन जाएगी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट डेंसिटी इज इक्वल टू के। ठीक है, ये आप कह लें कि रेट मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट डेंसिटी इज इक्वल टू के। तो ये जो वैल्यू होती है के की, वो कांस्टेंट होती है तमाम गैसेस के लिए, लेकिन उसके लिए आपके पास सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर जो है वो होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली बात याद रखने की ज़रूरत है कि के की वैल्यू जो है वो हमेशा तमाम गैसेस के लिए कांस्टेंट ही होगी, लेकिन उसके लिए जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर जो है उनका सेम होना ज़रूरी है। इसमें देखें, आप फ़र्ज़ करें कि आपके पास दो गैसेस हैं। ठीक है, गैस एक जो है उसका रेट R1 है, दूसरी का R2 है। इसी तरह जो है वो एक की डेंसिटी D1 है और दूसरे की D2 है। ठीक है, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं कि R1 मल्टीप्लाई बाय D1 इज़ इक्वल टू के और R2 मल्टीप्लाई बाय D2 इज़ इक्वल टू के। और अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो आपस में जो है आप कह लें कि डिवाइड कर दें, तो हमारे पास होगा R1/R2 इज़ इक्वल टू √D2/D1 √D1। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप देखें तो डेंसिटी जो है वो हमेशा मोलर मैस की जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप डेंसिटी की जगह पे जो है वो मोलर मैस भी लिख सकते हैं कि R2/R1 इज़ इक्वल टू अंडर रूट मोलर मैस ऑफ गैस 2 ओवर मोलर मैस ऑफ गैस 1 का अंडर रूट। ठीक है, तो इसकी जो है वो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है वो ऐसे कर सकते हैं जैसे ये आपको ट्यूब दिखाई गई है और इसकी एक साइड के ऊपर जो है HCl गैस है और दूसरी साइड पे अमोनिया गैस है। ठीक है, तो HCl गैस जो है इसने फासला तय किया है 40.5 सेंटीमीटर का, और जो अमोनिया गैस है इसने 59.5 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है उसको कवर किया है। ठीक है, और इनका जो है अगर आपके पास इनका मोलर मैस जो है वो फाइंड आउट हो या आप उनको जानते हो, तो उनकी मदद से जो है वो आप इस लॉ को जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं कि √NH3 का रेट होगा। पहले आप NH3 का रेट लिखेंगे ओवर रेट लिखेंगे HCl का, और फिर जो है वो आप मोलर मैस लिखेंगे HCl ओवर मोलर मैस NH3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों साइडों का जो आंसर है वो सेम आएगा। तो इससे जो है वो आपके पास जो लॉ है वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, कि तमाम गैसेस की जो के की वैल्यू है वो सेम होती है, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो था वो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन था। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं से समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।